इंडिया साइंस की विशेष प्रस्तुति सेहत की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और आज सेहत की बात कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं अपोलो अस्पताल दिल्ली के सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर मनीष सिंघल, एम्स दिल्ली के एडिशनल प्रोफेसर ईएनटी डॉक्टर हितेश वर्मा, वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉक्टर श्वेता और एम्स दिल्ली के दंत चिकित्सा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा। आप सभी विशेषज्ञों का सेहत की बात कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कोविड-19 महामारी के इस दौर में कई चीजें बदल गई हैं। कामकाज, साफ सफाई से लेकर खान पान, रहन सहन और वर्जिश का भी तरीका पूरी तरह बदल चुका है। अगर एक चीज नहीं बदली है तो वो है खुद को हर हाल में स्वस्थ एवं सेहतमंद रखने की हमारी प्रतिबद्धता। स्वस्थ भारत के सपनों को हम तभी साकार कर पाएंगे जब हम सब अच्छी तरह से सेहत का संकल्प लेंगे। स्वास्थ्य के मामले में आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है। फिर भी अपने देश में विडंबना की ये है कि देश के अधिकांश लोग अपनी कमाई के लगभग 1/4 दवा और चिकित्सा पर खर्च कर देते हैं। आज सेहत की बात कार्यक्रम में चर्चा का विषय है नई तकनीक लाएगी स्वास्थ्य क्रांति। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सिंघल आपसे करना चाहूंगा। सर, नई तकनीकें कैसे दे रही हैं कैंसर को मौत, यानी किन किन तकनीक के सहारे कैंसर का उपचार किया जा रहा है? डॉक्टर सिंघल। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हम जब भी हम कैंसर की बात करते हैं तो 3 तरह से उसका उपचार किया जाता है। एक है सर्जरी, एक है रेडिएशन थेरेपी और एक है कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी में कुछ टारगेटेड थेरेपीज यानी कि सिस्टमिक थेरेपी जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो आपके शरीर में जाती है और सभी जगह बराबर तरीके से पहुंचती है। अगर हम सर्जरी की बात करें तो जो नई टेक्निक्स हैं वो है रोबोटिक सर्जरी। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट काफी वीक होता है जिसमें हम लंबी चौड़ी सर्जरी नहीं कर सकते, बट रोबोटिक सर्जरी एक नई टेक्निक है जिसमें आसानी से सर्जरीज को किया जा सकता है, जिसमें जो चीरा लगता है वो भी बहुत छोटा लगता है और रोबोटिक आर्म अंदर जाके सारा ऑपरेशन करता डॉक्टर ही है, बट रोबोटिक आर्म से उसका विजन बहुत बेटर हो जाता है और बहुत कम मात्रा में चीरा लगाकर आप बहुत बड़ा ऑपरेशन भी कर सकते हैं। जी। रेडिएशन की बात करी जाए तो रेडिएशन में आजकल बहुत जो टॉप मोस्ट थेरेपी है वो है प्रोटॉन थेरेपी, जिसमें रेडिएशन स्पिल जिसे कहते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को यानी कि नॉर्मल टिश्यूज को रेडिएशन नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसकी टॉलरेंस बढ़ जाती है, खासतौर में बच्चों के अंदर जो कैंसर होते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को बचाया जा सके, उसमें प्रोटॉन थेरेपी का एक बहुत बड़ा योगदान है। और भी IGRT टेक्निक्स है जिसमें इमेज गाइडेंस टेक्निक, जिसमें मूविंग ऑर्गन्स को आप रेडिएशन दे सकते हैं बिल्कुल सटीक तरीके से विदाउट मिसिंग द टारगेट एंड आल्सो सेविंग द नॉर्मल स्ट्रक्चर, यानी कि आप नॉर्मल स्ट्रक्चर को बचा सकते हैं और टारगेट को अच्छे से हिट कर सकते हैं। रही बात सिस्टमिक थेरेपी की, उसमें बहुत सारी टारगेटेड थेरेपीज और इम्यूनोथेरेपी का योगदान अब बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बताऊं तो हार्डली कोई नई कीमोथेरेपी ऐड हुई है लास्ट 10 साल में, लेकिन अगर हम कहें टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपीज, कम से कम 40-50 ऐसी नई टारगेटेड थेरेपीज आ गई हैं जो कि हमारे आर्मामेंटेरियम में या हमारे पास मौजूद है, जिसकी वजह से कैंसर का बेटर इलाज किया जा सकता है। टारगेटेड थेरेपी से मतलब है कि वो सिर्फ टारगेट को किल करती है, यानी कैंसर सेल को किल करेगी और नॉर्मल सेल को नहीं करेगी, जिससे साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे और इफेक्ट बढ़ जाएगा। वैसे इम्यूनोथेरेपी भी है, आपकी के इम्यून सिस्टम के थ्रू कैंसर को मारा जा सकता है और उसको हराया जा सकता है। और इसमें कई बार लेट स्टेज कैंसर यानी कि लास्ट स्टेज के कैंसर जिनका सर्वाइवल कुल मिला के 4-6 महीने था, उनमें कई साल तक लोग आज की डेट में अलाइव हैं और कैंसर भी ठीक हो रहा है। सो ये 2, 3, 4, 5, 6 जो चीजें मैंने आपको बताई, ये लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जो जिसमें इंडिया भी आगे बढ़ रहा है। एक लास्ट थेरेपी मैं बताना चाहूंगा, कार टी सेल थेरेपी। कार टी सेल का मतलब होता है प्राइमरी एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, जिसका ब्लड कैंसर में बहुत बड़ा योगदान है। ये 4.5 करोड़ 5 करोड़ रुपए का पूरा ट्रीटमेंट होता है, जो सिर्फ अमेरिका में अवेलेबल है इस समय, या फिर नीदरलैंड में शुरू होने वाला है, ये सिंगापुर में शुरू होने वाला है। बट इंडिजिनस IIT और एम्स और टाटा मेमोरियल के थ्रू मिलजुल कर एक इंडिजिनस यानी कि भारत का अपना कार टी सेल थेरेपी तैयार करने की पूरी कोशिश जारी है, जिसमें अगर ये थेरेपी अप्रूव हो जाती है तो शायद ये सिर्फ 30-40 लाख रुपए में इंडिया में दी जा सकती है, शायद उससे भी कम।
जी। सो ये बहुत सारी नई थेरेपीज हैं जो सामने आ रही हैं। जी, आपने डॉक्टर मनीष, आपने बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज की बात की जिसके बारे में और भी चर्चा करना चाहूँगा, और ख़ास तौर पर एक टेक्नोलॉजी के बारे में, जो जेनेटिक कैंसर टेस्टिंग की टेक्नोलॉजी, उसके बारे में बात करूँगा आपसे। अभी डॉक्टर श्वेता, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे डेंटल सर्जरी में या डेंटल चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में तकनीक ने कितनी प्रगति की है, डॉक्टर श्वेता? हाँ जी सर, डेंटल में भी जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट एस्पेक्ट पे, डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट पे, और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं डेंटल जी। ट्रीटमेंट के लिए, उन सब में लगातार हर साल आजकल तो हर 6 महीने में आपको मटेरियल्स में बहुत एडवांसमेंट्स देखने को मिल जाती है, और इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं उनमें जी। बहुत बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स, अब बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और इस पे बहुत रिसर्च होती है। तो ये एक नॉर्मल रेगुलर प्रोसेस है जिसमें आजकल हम बहुत एक्सपोज हो रहे हैं इन सब टेक्निक्स को लेके। जी। सो अगर हम डायग्नोस्टिक की बात करें तो आजकल वैसे तो काफ़ी टाइम से है, सीबीसीटी हम कहते हैं उसको, कोन जी। बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी हम कहते हैं इसको। तो हम्म। इसमें जैसे हम पहले जो हमारे ट्रेडिशनल एक्सरेज होते थे, आईयूपीएस, जो कि 2 या 3 दांत को ही कवर करते थे मुंह में, ओपीजीज होते थे जो लेफ्ट से राइट साइड पे आपके पूरा आपका जो अपर और लोअर जॉ है उसको कवर करता था। तो अब हमारे पास ये सीबीसीटी है जिसके थ्रू हमें एक 3D इमेज मिल जाता है। तो ये बहुत सारे प्रोसीजर्स में, जो इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें बहुत हेल्पफुल है, और जो ट्रीटमेंट है वो बहुत सटीक कर पा रहे हैं डेंटिस्ट। जैसे कि अगर हम डेंटल इम्प्लांट्स की बात करें तो उसको डेंटल इम्प्लांट्स में सीबीसीटी का बहुत बहुत पॉजिटिव रोल है। उससे बहुत एग्जैक्ट गाइडेड सर्जरीज हम कर रहे हैं कि हमें एग्जैक्टली सर्जरी करने से पहले ही पता होता है कि किस पाथ पे, किस रास्ते पे हमारा इम्प्लांट जाएगा, कहाँ पे प्लेस करेगा, और उसका आउटकम क्या होगा, इम्प्लांट लगने के बाद दांत कैसा नजर आएगा मुंह में। सो ये हम पहले ही स्क्रीन पे पेशेंट को दिखा सकते हैं, उसको पूरा हम एक तरीके से वर्चुअल टूर करा सकते हैं कि आपका दांत ऐसे मुंह में लगने के बाद आएगा। तो इससे पेशेंट को एक इंसाइट मिल जाता है कि अगर ये ट्रीटमेंट होगा तो उसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इससे डिसीजन मेकिंग में भी बहुत आसानी होती है पेशेंट्स को, प्लस डेंटल सर्जन के लिए भी बहुत एक तरीके से रिस्क फ्री हम सर्जरी कर पाते हैं। इसी तरीके से ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जैसे हम करते थे पहले, ब्रेसेस लगाते थे मुंह में, ब्रेसेस लगाते हैं मुंह में, उसमें भी जैसे हम सीबीसीटी अगर करते हैं तो हमें दांतों की अलाइनमेंट का पूरा हम स्क्रीन पे देख लेते हैं कि दांत कैसे अलाइंड हैं, कितनी मूवमेंट होगी, और कितना किस लेवल पे दांत हम ट्विस्ट कर सकते हैं या एक्सटेंड कर सकते हैं प्रोसीजर को। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे बहुत हेल्प मिली है डेंटल ट्रीटमेंट में। जी। और डॉक्टर सबसे सिद्धार्थ, बड़ा, आपके पास आना चाहूंगा। जी जी, आप कुछ कह रही थी डॉक्टर श्वेता? नहीं मैम, नहीं प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू। डॉक्टर सिद्धार्थ, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे अभी चर्चा हो रही थी कई तरह की टेक्नोलॉजीज जिसमें आजकल 3D प्रिंटिंग या 3D मॉडल इम्प्लांट कह सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी भी काफ़ी आ गई है डेंटल सर्जरी में, डेंटल इलाज में। डॉक्टर सिद्धार्थ, आपसे जानना चाहूंगा कि जब भी हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम है रूट कैनाल की प्रॉब्लम, आरटीसी। ये क्या है समस्या और इसका निदान कैसे तकनीक कर रहा है? डॉक्टर सिद्धार्थ म्यूट हैं शायद सर, आप अनम्यूट कर लें। जी। डेंटल जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है ये बहुत ही एक कॉमन ट्रीटमेंट है, और इसमें क्या करते हैं हम, हमारे दांतों में जब कैविटी लग जाती है तो ये हमारी दांत के जब नस तक पहुंच जाती है, हमें जब पेन होना चाहता है, उसके टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, तब हमें ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसे हम RCT भी कहते हैं, ये करनी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, दांतों को एनेस्थेसाइज करके, उसको सुन करके हम उसके अंदर जाते हैं, और हम जो दांत के अंदर हमारे रूट्स होते हैं और उसके अंदर कनाल्स होती है, और उसके अंदर नॉर्मली नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है, उसको हम क्लीन करते हैं एकदम दांत के अंत तक जाके, जहां से बोन स्टार्ट होती है जस्ट उसके पहले, और फिर हम उसको डिसइंफेक्ट करके फिर हम उसको फील करते हैं। और उसमें भी आजकल काफी तकनीकी उन्नतियां या काफी टेक्निकल एडवांसमेंट आ चुके हैं। पहले एक रूट कैनाल को लेके एक डर हुआ करता था कि बहुत पेनफुल प्रक्रिया है या 5-6 से करनी पड़ती है। आजकल बिकॉज ऑफ तकनीक ने इसे आसान कर दिया। बहुत सही कहा डॉक्टर सिद्धार्थ आपने। मेरे ख्याल से हमारे पैनल पे डॉक्टर हितेश ज्वाइन कर चुके हैं क्या? डॉक्टर हितेश, आप तक मेरी आवाज जा रही है क्या?
लगता है डॉक्टर हितेश तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, हालांकि मुझे लग रहा है जल्दी ज्वाइन करेंगे डॉक्टर हितेश वर्मा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो डॉक्टर मनीष सिंघल हमें बताएंगे कि किस प्रकार जेनेटिक कैंसर टेस्टिंग की प्रक्रिया से हम बच्चों के अंदर कैंसर हो सकता है या नहीं, ये पेरेंट्स पहले ही पता लगा सकते हैं। और भी सवाल हैं, जैसे बच्चों में कैंसर आनुवंशिक परीक्षण के क्या लाभ हैं। इन तमाम चर्चाओं पे हम बात करेंगे डॉक्टर मनीष सिंघल से। बने रहिएगा सेहत की बात में आप हमारे साथ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सेहत की बात कार्यक्रम में। डॉक्टर मनीष, आपसे जानना चाहूँगा सर कि ये जो जेनेटिक कैंसर टेस्टिंग की प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, क्या है ये प्रक्रिया, और ख़ास तौर पर बड़े होने पर बच्चों को कैंसर हो सकता है या नहीं, क्या इस मेथड से पेरेंट्स इसका पता लगा सकते हैं? डॉक्टर मनीष जी, इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, और इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि यस, आज की डेट में, आज की तारीख में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम जेनेटिक्स को स्टडी करके, ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी करके आगे का प्रेडिक्शन बना सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके लिए हमें कंसेंट की जरूरत होती है। इसमें लीगल और मेडिकल एथिक्स भी इन्वॉल्व है कि ये बच्चे के लिए जानना जरूरी भी है या नहीं, क्योंकि इसमें आप एक स्ट्रेस में रहेंगे, पेरेंट्स एक स्ट्रेस में रहेंगे। तो आमतौर पे ये, लेकिन सर ये स्ट्रेस तो अच्छा स्ट्रेस है ना, अगर पता चल जाए कि ऐसा कुछ होने वाला है तो उसका प्रारंभिक स्तर पर ही उसका इलाज किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है प्रारंभिक, हाँ ऐसा है, बट जनरली आमतौर पे ये टेस्ट जो है ये 18 साल की उम्र के बाद ही किया जाता है। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन लेना जरूरी नहीं माना जाता। अच्छा, इसमें जो मेन सक्सेस है वो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर और ओवेरियन कैंसर को लेकर, ये इसमें आप इसकी चिकित्सा भी कर सकते हैं। आपने एंजेलिना जोली के बारे में सुना होगा, जो कि एक हॉलीवुड की अभिनेत्री, बड़ी स्टार है एंड उनको कभी कैंसर नहीं हुआ। काफी लोग समझते हैं कि उनको कैंसर हुआ था। उनकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और उनके अंदर जीन्स थी जिसको हम ब्रेका जीन्स कहते हैं, BRCA1 और 2 जीन। वो उनका BRCA1 जीन जो था वो पॉजिटिव था, जिसकी वजह से उनके अंदर कैंसर होने के चांसेस, ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस 80% था और ओवेरियन कैंसर यानी अंडकोश का कैंसर होने का चांस तकरीबन 45 से 50% का चांस था। उन्होंने दोनों ही ब्रेस्ट अपने रिमूव करा दिए, रिकंस्ट्रक्ट करा लिए प्लास्टिक सर्जरी से, और बाद में ओवरीज भी रिमूव करा दी। सो उसका समाधान है, अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है तो आप अर्ली चेकिंग कर सकते हो, सर्विलेंस कर सकते हो, ताकि आपको अर्ली डिटेक्शन हो जाए, और आप कैंसर रिडक्शन सर्जरीज भी कर सकते हो, यानी रिस्क रिडक्शन सर्जरी बोलते हैं इसको, जिससे आपका रिस्क, कैंसर होने का रिस्क नेग्लिजिबल हो जाता है या 1% रह जाता है। सो यस, इसका हमारे पास उपचार है और ये हम एडवाइज भी करते हैं, और काफी रूटीनली ये टेस्ट आजकल करने लगे हैं हम लोग, बट इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जरूरी है जिसके तहत हमें ये टेस्ट करने चाहिए। जी बिल्कुल, वो आपने सही बता दिया कि इथिकली कितना सही है, नहीं है, कब कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, ये तमाम चीजें डॉक्टर ही तय करेंगे। लगता है डॉक्टर हितेश वर्मा हमारे पैनल पर आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हितेश वर्मा। और सर, आपसे जानना चाह रहा था कि कान का पर्दा या पर्दों के पीछे जो बीमारियां हैं उनमें जो तकनीक इन्वॉल्व रहता है इलाज करने में, जैसे इंडोस्कोपी हो गया या माइक्रोस्कोपिक हो गया, स्ट्रोबोस्कोपी हो गया, या अन्य जो आधुनिक तकनीक है, उनके द्वारा सर्जरी कितना सुरक्षित है, कितना उपयोगी है, इसके बारे में डॉक्टर हितेश वर्मा आपसे जानना चाहूँगा।
देखो, ईयर का जो कान का ऑपरेशन होता है उसमें प्राइमरी माइक्रोस्कोप यूज होता है, एंडोस्कोप भी यूज होता है। स्ट्रोबोस्कोप जो है वो गले में बोलने के तार और उसके आसपास का हिस्सा देखने के लिए यूज होता है, तो उसका यूज तो कान में नहीं होता है। तो कान के पर्दे का ऑपरेशन दोनों टेक्निक से ठीक है। इसमें जो ऑपरेटिंग सर्जन है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उस टेक्निक से कितना मतलब जानता है उस टेक्निक को, तो उस हिसाब से वो ऑपरेशन करता है। तो जो माइक्रोस्कोप के साथ वेल वर्स होते हैं वो माइक्रोस्कोप के साथ करते हैं, और जो एंडोस्कोप के साथ होते हैं वो एंडोस्कोप के साथ करते हैं। रिजल्ट दोनों टेक्निक का बराबर सा ही है, तो इसमें कोई खास फर्क नहीं है कि कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं। अच्छा सर, एक जो कॉमन सवाल है, आजकल हमारे इंडिया सेंस के दर्शक बहुत सारे दर्शक एक ही सवाल लेकर के आ रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जो ऑनलाइन पढ़ाई का जो सिलसिला चला और ख़ासतौर पर मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, ऐसे में आँख पर भी ज़ोर पड़ा और ईयरफोन का ज़्यादा इस्तेमाल होने से कान पर भी ज़्यादा ज़ोर पड़ा। तो कैसे उन तमाम लोगों के लिए जो जिन्हें सुनने की समस्या आ रही है अत्यधिक गैजेट का उपयोग करने से, उनके बचाव के लिए क्या-क्या सुझाव रहेगा डॉक्टर हितेश आपका? एक तो इस वाली जैसे कान में ईयरफोन लगाना है, जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अच्छा रहता है। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो लो वॉल्यूम पे इसे यूज करें ताकि कान को ज्यादा शोर ना महसूस हो, क्योंकि अगर ज्यादा शोर जो महसूस होता है वो एक तरह से ट्रॉमा, नॉइज ट्रॉमा की तरह काम करता है। तो अगर लगातार हम लंबे टाइम तक इसको एक्सपोज होते हैं तो उससे हमारी सुनाई की क्षमता जा सकती है। लो वॉल्यूम पे यूज करें, और अगर अवॉइड हो सके तो ना यूज करें। ये बेस्ट तरीका है। और अगर आपके कान में जैसे इनको यूज करने से कोई आवाजें क्रिएट हो रही हैं, जो चू चू की आवाज इस तरह से, तो ये दर्शाता है कि आपके कान में सुनने की क्षमता जा रही है। इनिशियली ये रिवर्सिबल होता है, जैसे हम बंद करते हैं तो सुनना वापस से बेहतर हो जाता है, लेकिन अगर लगातार ज्यादा टाइम तक करते हैं तो फिर वो इरिवर्सिबल हो जाता है, जिसको रिकवर करना मुश्किल है। तो अत्यधिक इस्तेमाल ना करें, ये आपका सुझाव है। डॉक्टर श्वेता, आपके पास आना चाहूँगा। एक जो ख्वाहिश सबकी होती है वो ये है कि हमारे दांत चमकदार हों, सफ़ेद हों, तो ये इसके लिए, इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए क्या किया जाए डॉक्टर श्वेता? हाँ जी सर, ये ख्वाहिश तो खैर सबकी होती है। दांत सफ़ेद रखने के लिए द फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि आप हाइजीन बहुत अच्छा रखें। दिन में 2 बार ब्रश, सुबह आप जो उठने के बाद ब्रश करते हैं और रात को सोने से पहले, ये मस्ट है। अगर इन बिटवीन आप कोई बहुत स्टिकी चीज़ी चीज़ें, बच्चे चॉकलेट या इस तरह से जो चीज़ें दांतों पे चिपकती बहुत ज़्यादा हैं और बहुत देर तक चिपकी रहती हैं, अगर आप ऐसा कुछ खाना खाते हैं, जंक फूड, बाहर का खाना, तो कोशिश करें, अगर आप घर पे नहीं हैं तो गार्गल ज़रूर करें, और अगर आप घर पे हैं और अगर आपको बॉदर नहीं करता तो ब्रश कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, हार्ड ड्रिंक्स हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, ये केमिकल इरोजन दांतों की जो ऊपर वाली परत है उसको ये केमिकली घिसते हैं, और अगर हम बहुत ज़ोर से ब्रश करते हैं, हार्ड ब्रशिंग करते हैं, दांत किटकिटाना है, दांतों को बहुत ज़ोर से दबाते हैं, तो उससे फिजिकल वेयर एंड टेयर होता है। इससे जो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है इनामल, वो थिन हो जाता है, और नीचे वाला वाइटिश लेयर जो है वो एक्सपोज हो जाता है, तो उससे वाइटिश दांत, येलोइश दांत हमारे लगते हैं। तो ये चीज़ें ना करें। हार्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एसिडिक ड्रिंक्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जितना आप कम लेंगे, आपके दांत वाइट रहेंगे। प्लस दूसरा, जैसे ऑर्थो ट्रीटमेंट जिन बच्चों का या जिन पेशेंट्स का होता है जो ब्रेसेस लगाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके तार के आसपास या ब्रेसेस के आसपास खाना जमा होने की वजह से टार हो जाता है और उससे येलोइशनेस लगता है। तो बेसिक कंसेप्ट इज़ हाइजीन ओनली। और जो आप खाना खाते हैं, जितना हम घर का खाना और हमारा जो लोकल फूड है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब अगर हम खाते हैं, और चीज़ी चीज़ें, जंक फूड, ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा मसालेदार खाना अगर हम अवॉइड करेंगे, तो दांतों का जो वाइटिश और डॉक्टर श्वेता, कुछ जो क्लेम करते हैं कि ये यूज़ करने से दांत चमक जाएंगे, ऐसा कुछ उपाय तो नहीं करना चाहिए ना डॉक्टर श्वेता? सर, क्लेम जो टूथपेस्ट क्लेम करते हैं वो तो हम मान सकते हैं, बिकॉज उनके कंटेंट, एब्रेसिव कंटेंट कुछ स्पेशल वो ऐड करते हैं, मेडिसिनल कुछ कंटेंट ऐड करते हैं, तो वो थोड़ा वाइटिश उस टोन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा
कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जो सुनने में आते हैं, लेकिन पर्सनल उसका वैज्ञानिक प्रमाण है कि नहीं? हाँ, ठीक है। वैज्ञानिक प्रमाण होगा भी तो इतना उसमें नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है। जी, डॉक्टर हितेश आपके पास आना चाहूँगा। हमारे एक दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि रोशन कुमार। उनका बल्कि उन्होंने 2 सवाल किए हैं, आप तक मैं पहुँचाना चाहूँगा। उनका पहला सवाल है कि आँखों में कोई गंभीर समस्या नहीं है, फिर भी मोबाइल अथवा पीसी पर कार्य करते समय कौन-सा चश्मा प्रयोग करना चाहिए? एक तो ये सवाल था उनका। दूसरा उनका सवाल था कि क्या आँखों की समस्या के कारण कान पर भी प्रभाव पड़ता है क्या? डॉक्टर हितेश? अगर आँखों की समस्या की वजह से कान पर भी प्रभाव पड़ता है, तो जिनको जो चश्मा लगाते हैं उनको चक्कर महसूस हो सकता है। जैसे कि आपके अगर चश्मे का नंबर ठीक नहीं है, जो आप स्ट्रेन करेंगे देखने की, स्ट्रेन करते हैं तो फिर आपको चक्कर क्रिएट हो सकते हैं। कुछ तरह की जेनेटिक बीमारियां भी होती हैं जो कान और आँख दोनों जगह होती है, तो वो आप महसूस कर सकते हैं। ऐसे इन जनरल आँख और कान दूर होते हैं, पर अगर कोई बीमारी काफी बढ़ गई है जिसकी वजह से कान और नाक दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि वो दोनों दिमाग के नीचे की तरफ आते हैं, तो वो बहुत आसपास के एरिया हैं, तो उसकी वजह से हो सकते हैं वो किसी बीमारी में एडवांस स्टेज में इन्वॉल्व। कुल मिलाकर के ये बात तो तय है कि हमारे विशेषज्ञ भी बता रहे हैं कि हमारा जो पूरा शरीर का मैकेनिज्म है वो एक दूसरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के पूरी सेहत का ख्याल आपको रखना होगा, तभी आप सेहतमंद बनेंगे। लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो डॉक्टर मनीष सिंघल से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आजकल सर्वाइकल कैंसर इतना क्यों ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। साथ ही ये भी जानने का प्रयास करेंगे अपने डॉक्टरों से कि जो दीपावली का मौसम है और ऐसे में पटाखे किस तरह से आपके आँख, कान, फेफड़ों को तो छोड़िए, तंत्रिका तंत्र तक को प्रभावित कर सकता है। बने रहिएगा हमारे साथ सेहत की बात कार्यक्रम के साथ। कोरोना पर होगा जानकारी का वार। आज अगर हमें कोरोना से बचना है तो क्या करना चाहिए? सबको अच्छी तरीके से विश्वास होना चाहिए कि ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। कोरोना को हराना ये एक सकारात्मक संदेश है। मिलेंगे उन सवालों के जवाब जिनका है आपको इंतजार। अश्विनी जी, आपने बहुत ही अहम सवाल नोट करके रखे हैं। आई एम श्योर ये दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक होंगे। वो कंट्रोल वाली डायबिटीज है, उसमें कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत कम है कि अगर नेगेटिव सोच करूंगा तो मेरा इम्यून स्टेटस कॉम्प्रोमाइज होगा। देखिए, कोरोना को हराना है हर शनिवार सुबह 10 बजे से सिर्फ इंडिया साइंस चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सेहत की बात में। डॉक्टर मनीष, आपके पास आना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि आखिर क्या कारण है कि आजकल सर्वाइकल कैंसर की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और साथ ही ये भी बता दें कि इसका बेहतर उपचार क्या है, किस समय कैसे इसका परीक्षण किया जाए जिसका लाभ मिल सके। डॉक्टर मनीष जी, आपने ठीक बोला कि सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चादानी के मुंह का कैंसर, उसी को हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, जिसका इंसिडेंस अगर हम आंकड़े देखें तो एक्चुअली आंकड़ों के हिसाब से तो इस कैंसर का इंसिडेंस डिक्रीज हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। बट हाँ, केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अब डिटेक्शन बेटर हो गया, डायग्नोसिस बेटर हो गया, हमारे पास उपचार है, हमारे पास लोगों के पास हेल्थ कार्ड है जिसकी वजह से वो उसका उपचार करते हैं, उसका इलाज कराना चाहते हैं और उसकी जांच कराना चाहते हैं। तो जांच पड़ताल बेटर होने की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि बढ़ गया। अगर हम आंकड़े देखें तो एक्चुअली में सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस धीरे धीरे कम हो रहा है इंडिया में। अच्छा। और बच्चादानी के मुंह के कैंसर के प्रमुख कारण है ज्यादा बच्चे होना, और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है, उसकी वजह से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या ज्यादा लोगों के साथ संबंध, सेक्सुअल संबंध होने की वजह से ये वायरस बच्चादानी के मुंह में जाके बैठ जाता है और धीरे धीरे कैंसर में तब्दील हो सकता है। इसकी जो जांच है, जो जांच पड़ताल है, उसके लिए बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसको हम पैप टेस्ट कहते हैं, पैप स्मीयर। जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट, लेडीज डॉक्टर जो होती हैं वो एक चिमटा लेकर उसकी जो सेल्स होते हैं बच्चादानी के मुंह के सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे चेक किया जाता है, जिससे पता चलता है कि कैंसर है या नहीं। आमतौर पे जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि 3 साल में एक बार, 31 साल की उम्र के बाद, यानी कि जब से आप शादीशुदा हो जाती हैं उसके बाद से 31 साल की उम्र के बाद
3 साल में एक बार ये टेस्ट कराना चाहिए 65 साल की उम्र तक। अगर ये हम टेस्ट रेगुलरली कराते हैं तो हम सर्वाइकल कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर उसको क्योर कर सकते हैं, जिसमें क्योर का चांस यानी जड़ से बीमारी का निदान होने का चांस ऑलमोस्ट 95% हो जाता है। जी। अगर किसी कारण, और इसके जो बचाव है, बचाव के लिए प्रोटेक्शन यूज करनी चाहिए, कॉन्डम प्रोटेक्शन यूज करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा एक ही पार्टनर के साथ आपको संबंध बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर मनीष। जी जी जी। डॉक्टर सिद्धार्थ आप जी इसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, इसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन भी अवेलेबल है। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन का पार्ट नहीं है अभी, उम्मीद करता हूं कि जल्दी उसका पार्ट भी बन जाएगी। बट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन जो बनी है वो बच्चों में यानी 13 से 15 साल की उम्र में ये वैक्सीनेशन होनी चाहिए, जिससे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के ऊपर काबू पाया जा सकता है। बहुत सुंदर आपने ये जानकारी भी दे दी डॉक्टर मनीष। डॉक्टर सिद्धार्थ, आपके पास आना चाहूँगा, और हमारे इंडिया साइंस के दर्शकों ने जो सवाल भेजे हैं उसमें से एक सवाल, बल्कि 2 सवाल हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। एक तो ये है कि दांत से खून आ रहा है, क्या करें, एक ये पूछना है। दूसरा किसी ने पूछा कि मुंह से बास आए तो क्या करूं? क्या ये डेंटल प्रॉब्लम है डॉक्टर सिद्धार्थ, मुंह से बास आना, या क्या है? जी, ये मुंह से जो बास आना, इसे हम कहते हैं हेलिटोसिस। ये डेंटल प्रॉब्लम की वजह से भी होती है या ये सिस्टमिक डिजीज की वजह से भी होती है। हमारे कुछ स्टोमक में इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से भी ये होती है, या कुछ टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजियल इन्फेक्शन होते हैं, उसकी वजह से भी हमें ये मुंह से बास आ सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमने अगर अपने ओरल हेल्थ को नहीं ठीक से रखते हैं, ठीक से नहीं ब्रशिंग करते हैं, या हमारे मुंह में कोई कैविटीज होती है जिसे हम नहीं फील कर सकते, वहां खाना वगैरह फंसता है, तो वो एक बांस का कारण बन सकता है। हम अपनी जीभ को भी साफ करना बहुत जरूरी है उसके लिए। तो ये बहुत सारी मल्टीफैक्टोरियल चीजें हैं, बट यस, मोस्ट प्रोबेबली ये ओरल हेल्थ की वजह से ही होती है। सेकंड, जो आपने कहा दांत में खून आना है, वो दांत से खून नहीं आता है, वो दांत के पास हमारे जो मसूड़े होते हैं उससे ये खून आता है, जिसे हम जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस ये भी कहते हैं। तो उसके लिए अगेन वो मेटिकुलस हमें ओरल हाइजीन अपना मेंटेन करना चाहिए, या हम दांतों की जो क्लीनिंग होती है, जो जिंजिवा की जो क्लीनिंग होती है, जो प्लाक रिमूवल है या जो कैलकुलस रिमूवल है, वो हमें हर साल में एक बार एटलीस्ट मिनिमम कराना चाहिए, जिससे ये प्रॉब्लम नहीं आती। जी। डॉक्टर हितेश, एक दर्शक हैं जो जानना चाह रहे हैं कि गले में खराश है, भारीपन रहता है, क्या करें, उनका पूछना है। डॉक्टर हितेश, देखो, इसके कई कारण हो सकते हैं। खराश और भारीपन ज्यादातर मिडिल एज लोगों में एसिडिटीज का मेन कारण होती है, क्योंकि वो जो तेजाब है वो अगर पेट से गले में आता है, जो कि सुबह जब आप सो के उठते हैं तो वो महसूस किया जाता है। तो एक तो वो वजह होती है, दूसरा एलर्जी, जिससे नाक से रेशा बार बार गले में गिरता रहता है, तो उसे कांस्टेंट इरिटेशन होता रहता है म्यूकोजा का, जिसकी वजह से खराश महसूस होती है। तो इन दोनों ही चीजों को मेनली दिनचर्या से हम ठीक कर सकते हैं, कि एसिडिटी, जो खाने पीने की तरीके हैं हमारे, उनको अगर हम ठीक रखें, कि हमारा हल्का खाना खाएं, रात को 2-1 घंटे बाद सोएं, खाना खाने के बाद ना पेट भर के खाएं, ना खाली पेट रहें, तो इससे काफी हद तक ये ठीक हो जाता है। बाकी इनका मेडिकल और सलाइन गार्गल भी इसमें कुछ फायदा करता है डॉक्टर हितेश? गार्गल फायदा कर सकते हैं अगर वो बीमारी जैसे गले में अगर वो सांस के रास्ते में महसूस होती है, तो स्टीम फायदा कर सकती है इसमें। जी जी। अब समय तो समाप्त होने को है, लेकिन मैं अपने सभी विशेषज्ञों से स्वास्थ्य सूत्र जरूर जानना चाहूंगा और आप सभी दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा। शुरुआत करता हूं डॉक्टर मनीष सिंघल से, कि आप बताएं सर कि अपने स्वास्थ्य को, अपनी सेहत को दुरुस्त तंदुरुस्त रखने का आपके पास हमारे इंडिया साइंस के दर्शकों के लिए क्या सूत्र वाक्य है। डॉक्टर मनीष, आप अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए, वैसे तो हम सबको मालूम ही है कि क्या करना चाहिए, मेरा जो सुझाव है वो ये है कि व्हाट्सएप के फॉरवर्ड को सीरियसली ना लें और हियरसे को ना माने, सुनी सुनाई बात पे ना जाए। अपने माइंड को, आप लोग सभी बहुत इंटेलिजेंट है, आप सभी के पास लॉजिक है, अपना नॉलेज और अपनी नॉलेज को, अपने लॉजिक को नहीं खोना चाहिए। और जो भी व्हाट्सएप पे लिखा होता है जरूरी नहीं होता कि वो ठीक होता है। बेटर है कि अपना लॉजिक और अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करें। ऊपर वाले ने बहुत दिमाग दिया इंसान को, उसका इस्तेमाल करें। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो चिकित्सक यानी एक्सपर्ट से राय लें, इससे पहले कि आप उसको अडॉप्ट करें। बहुत बढ़िया आपने कहा सर, कि क्योंकि आजकल खासतौर पर बहुत ज़्यादा ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से
कई ऐसी जानकारियां आप तक पहुंच रही हैं जो कि विश्वसनीय नहीं है, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसलिए डॉक्टर सिंघल ने बहुत अच्छा सूत्र वाक्य दिया है कि सुनी सुनाई बातों पर कभी आप न जाएं सेहत के मामले में। डॉक्टर हितेश, आपसे जानना चाहूंगा आपका सूत्र वाक्य क्या है? देखिए, रेगुलर अगर हम फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं, जैसे कि हम आधा पौना घंटा वॉक करें, अपनी डाइट ठीक रखें, तो हमारी जो मेजर परेशानियां हैं वो तो उससे ठीक हो जाती हैं। ज्यादातर बीमारियां बिना किसी इलाज के ठीक हो जाती है, 60-70% तक तो हम ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो शायद हमें होगी नहीं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। अगर हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी, जिससे इन्फेक्शन होने के रिस्क है। डॉक्टर हितेश ने बता दिया कि आपका एक चीज पर जरूर ध्यान दीजिएगा आप सभी की हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। डॉक्टर श्वेता, आपका क्या सूत्र वाक्य रहेगा सेहत की बात कार्यक्रम के दर्शकों के लिए? दांतों के स्वास्थ्य के लिए दांतों का हाइजीन मेंटेन करना, 2 टाइम ब्रश करना, ये सब जानते हैं। एक चीज़ मैं ऐड ज़रूर करना चाहूँगी कि एक ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो बहुत पैसे ले लेते हैं। लेकिन अगर आप साल में एक बार नॉर्मल कंसल्टेशन के लिए किसी भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो 100-200 रुपये मैक्सिमम खर्च होते हैं। आप बहुत बड़ी कैविटी, आरसीटी, इम्प्लांट्स, एक्सट्रैक्शन, इन सब चीज़ों से बच सकते हैं अगर आप रेगुलर साल में एक बार डेंटिस्ट के पास नॉर्मल चेकअप के लिए जाते हैं। तो साल में एक बार डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं। हार्डली आपको कोई छोटी मोटी कैविटी या हल्का फुल्का स्टेन्स या थोड़े डिपॉजिट्स पे लेके, जो कि बिना किसी पेन के, बिना कम एक्सपेंडिचर के ठीक हो जाते हैं, और आप बड़ी पेनफुल बीमारियों से बचेंगे। तो डेंटिस्ट से डरे नहीं, डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं साल में एक बार, ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज़रूर देगा। ये बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर श्वेता ने कि आप अपने शरीर का ऐसे तो देखभाल करते हैं, लेकिन डेंटल देखभाल के लिए आपको रेगुलर चेकअप भी कराना चाहिए। डॉक्टर सिद्धार्थ, आपसे चलते चलते जानना चाहूंगा, सेहत की बात कार्यक्रम देखने वालों के लिए आपका क्या संदेश है? संदेश सर यही है कि हम अपने सेहत के खुद ही जिम्मेदार हैं। हम वो नौबत ही नहीं आने दे कि कोई ट्रीटमेंट हो। प्रिवेंशन, जैसे कहते हैं कि प्रिवेंशन करें, वही बेटर है। और जैसा कि एज फार एज द डेंटल फील्ड इज कंसर्न्ड, आई थिंक एक बहुत अच्छा हमारा एक टैगलाइन है हमारे एम्स की तरफ से कि ब्रश दिन में 2 बार, 2 मिनट हर बार। बस यही करिए। क्या बात है, ब्रश हर दिन 2 बार, ब्रश दिन में 2 बार, 2 मिनट हर बार, 2 मिनट हर बार। बहुत सुंदर सूत्र वाक्य है। आप सभी विशेषज्ञों का सेहत की बात कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और हाँ, इंडिया साइंस की पूरी टीम की ओर से बहुत शुभ दीपावली आप सभी विशेषज्ञों का भी, और इंडिया साइंस देखने वालों का भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। सेहत की बात के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि लापरवाही न बरतें और कुछ आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें, और हाँ, टीका अवश्य लगवाएं। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे सेहत की बात के एक नए अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। जय हिंद।